क्वेश्चन है, व्हेन क्लोराइड इज एडेड टू सीवेज बोथ एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस, द फिनोमिना इज कॉल्ड। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? पोस्ट, सुपर, स्प्लिट या पास्ट? कौन सा क्लोरीनेशन है? ये आपसे ये पूछा है। तो ऑल द बेस्ट मैं बोल दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट आंसर करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। अगर हम इस तरह से करते हैं ना, तो ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट क्लोरीनेशन। अब मैं चारों चीज़ों को डिफाइन करूंगा कि आप किसको पोस्ट कहेंगे, किसको सुपर कहेंगे। तो अगर हम याद रखना, अगर हम बिगिनिंग में भी क्लोरीन और एंड में भी प्रोसेस में क्लोरीन ऐड करते हैं, तो इस फिनोमिना को स्प्लिट क्लोरीनेशन बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। अब बाकी के ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लिट की तो डेफिनेशन मिली गई आपको, आगे बात करते हैं। देखिए, पोस्ट क्लोरीनेशन किसे कहेंगे? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू द ट्रीटेड वाटर एज द फाइनल स्टेप बिफोर एंटर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पोस्ट है यानी कि जब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जब हम ट्रीटेड वाटर हमारे पास आ जाता है और जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वाटर, तब हम फाइनल स्टेप में जब वो क्लोरीन डालते हैं, दैट विल बी पोस्ट क्लोरीनेशन। इट्स मेन पर्पज इज टू किल एनी रिमेनिंग पैथोजेंस। हमने बहुत सारे जैसे ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह यूज किए हैं। तो अगर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें ये देखना है कि कोई पैथोजेंस तो नहीं बच गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं बच गया, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसमें क्लोरीनेशन करते हैं, दैट विल बी पोस्ट क्लोरीनेशन। एंड क्रिटिकली टू मेंटेन ए disinfectant residue typically 0.1 to 0.2 milligram per liter throughout the pipeline network to protect against potential रिकंटेमिनेशन को रोकने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो ये होता है पोस्ट क्लोरीनेशन। और सुपर क्लोरीनेशन की अगर बात आ जाती है, तो यहाँ बेसिकली बात आती है डोज की, है ना, ज्यादा ज्यादा डोज, नाम ही है ना सुपर, यानी दिस इन्वॉल्व द इंटेंशनल एडिशन ऑफ एन एक्सपेंशनली हाई डोज ऑफ क्लोरीन। ज्यादा जो एक्सेप्शनली हाई डोज ऑफ क्लोरीन डाल देते हैं, जैसे 5 से 15 ग्राम पर लीटर तक इतना क्लोरीन डाल देते हैं, सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, यानी कि ब्रेक पॉइंट से भी ज्यादा। ब्रेक पॉइंट ये होता है जहाँ पे भी आपको यूज करना होता है, जिससे सारी की सारी चीजें साफ हो जाती है, उसके बाद भी उसके बियॉन्ड जाके भी एक्सेप्शनली हाई डोज आप यूज करते हो, दैट विल बी सुपर क्लोरीनेशन। और सुपर क्लोरीनेशन 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर है ना, ड्यूरिंग ये वाटर बॉर्न डिजीज। जैसे अब ये क्यों करते हैं हम सुपर क्लोरीनेशन? जब वाटर बॉर्न डिजीज होती है, जैसे एपिडेमिक, और व्हेन वाटर इज हेवीली पॉल्यूटेड होता है, तो हाई लेवल का डिसइंफेक्शन इंश्योर करने के लिए हम ये सुपर क्लोरीनेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज टिपिकली फॉलोड बाय डी क्लोरीनेशन। अब सुपर क्लोरीनेशन कर दिया, तो ऐसे नहीं है कि उसको एक बार तो हमने सुपर क्लोरीनेशन कर दिया तो एज इट इज हम नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल देंगे। अब बेसिकली इसको क्या करेंगे, ये जाएगा डी क्लोरीनेशन टू रिमूव द एक्सेस क्लोरीन बिफोर द वाटर इज सप्लाइड टू कंज्यूम, टू प्रिवेंट टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड पाइप कोरिजन को रोकने के लिए हम इसको डी क्लोरीनेशन भी करेंगे। उसके बाद में है पास्ट क्लोरीनेशन। अगर अगर हम ये बात देखें, पोस्ट यूज होता है, पास्ट इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं होता। दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड और रिकॉग्नाइज्ड टर्म इन वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट टर्मिनोलॉजी, ये नहीं यूज होता। तो आपको ये चारों ऑप्शंस जो हम बात कर रहे थे, ये सब क्लियर है भाई? बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर? सब क्लियर है क्या? ठीक है, जागते रहो, बोलते रहो और अपनी प्रेजेंस को शो करते रहो कि हम सब जिंदा हैं, हम सब अलाइव हैं, हम सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे लगेगा नहीं तो कि बस जग सुना सुना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the chlorine is added beyond the break point, the process of treating the water is known as। अभी बताया है, अगर ये किसी ने गलत कर दिया तो वो खुद कोई इतना जोर का डिजिटल रैप्टा मार ले कि अब थोड़ा दिक्कत है तेरे दिमाग में, ये सबको ठीक करना है, अभी बताया है। इसीलिए मैंने इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंक्लूड किया है। द क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द वाटर इज नोन एज। तो अगर आप बियॉन्ड द किसके जाओगे, बियॉन्ड जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? हमें पता है सर, बियॉन्ड जाएंगे तो सुपर हो जाएगा, बिल्कुल सुपर हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सर आप ऐसे पूछ लिया करो ना क्वेश्चन,
पहले सब कुछ बता दो, फिर हम क्वेश्चन पूछा करो, देखना हमसे कुछ भी गलत होता है क्या, है ना? ये बात है, आप सीधा ऐसे पूछा करो, ये है हमारी परफॉर्मेंस का राज। ये बात है क्या? है ना? ऐसे पूछ लो ना सर, ऐसे पूछा करो बस, लेकिन हम कभी गलत नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ठीक करेगा ना उसको एक कॉफी मिलेगी भाई, डिजिटल कॉफी। और वो भी उसका तुक्का नहीं मारना है, मतलब पता होना चाहिए, तुक्के वाला नहीं, नहीं तो तुक्के वाली कॉफी मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बेसिकली इसको इंक्लूड किया था। एक ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है, एक स्प्लिट क्लोरीनेशन जो हमने बात की, इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ, फिर वो कॉफी वाला क्वेश्चन इसके बाद पूछेंगे। देखो, सुपर क्लोरीनेशन रेफर टू एडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू वाटर बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। तो ये हो सकता है आपको ब्रेक पॉइंट पूछ ले क्या चीज है, उसको भी हमें डिफाइन कर लेना चाहिए। तो क्या है, विच इज द पॉइंट वेयर ऑल कंबाइंड क्लोरीन हैज रिएक्टेड विद ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। तो ब्रेक पॉइंट क्या होता है? ब्रेक पॉइंट है विच इज द पॉइंट वेयर ऑल द कंबाइंड क्लोरीन हैज रिएक्टेड विद ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमने एक स्प्लिट क्लोरीनेशन का क्वेश्चन पढ़ा था ना पीछे, कि हम शुरू में भी डालते हैं और एंड में भी डालते हैं, उसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, दैट विल बी डबल क्लोरीनेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बुक में जाओगे आप तो स्प्लिट को हम डबल क्लोरीनेशन भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो हमने बात की थी ना कि हम बिगनिंग में भी क्लोरीन ऐड करते हैं और एंड में भी करते हैं, तो वहाँ स्प्लिट की जगह आपको डबल भी आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली देते नहीं है डबल, क्योंकि उससे समझ जाओगे आप। तो मैं बता दूं, एक ही बात है, ये डेफिनेशन देखो। अप्लाई क्लोरीन एट 2 पॉइंट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और देखो, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है? द डोज ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल ऑक्सीडेंट डिमांड फ्रॉम द वाटर, है ना? सारे उसने यूज हो गए सबने, यहाँ एक ब्रेक पॉइंट आ गया। द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ क्लोरीन एडिशन, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्लोरीन नीड टू रीच ए ब्रेक पॉइंट। गोल क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव डिसइंफेक्शन फॉर हाईली कंटेमिनेटेड वाटर। हम डबल क्यों करते हैं? क्योंकि कोई कंटेमिनेटेड वाटर ज्यादा हाई है, उसके लिए डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। और ये क्यों करते हैं ब्रेक पॉइंट? द कैलकुलेट या टू कैलकुलेट द करेक्ट डोज फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्ट। हमें इनफैक्ट अगर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि हमें करेक्ट डोज को कैलकुलेट करना है, आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि हमें, है ना, हमें आपको कैलकुलेट करना है कि करेक्ट डोज क्या होगी, करेक्ट डोज पूछनी है कि क्या करेक्ट डोज होगी, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इफेक्टिव डिसइंफेक्शन के लिए? तो उसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट लेना होगा कि ब्रेक पॉइंट क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सारी बात ध्यान रखनी है। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो आपके लिए कॉफी की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है। बैंगलोर सिस्टम ऑफ कंपोस्टिंग इज एरोबिक सिस्टम। ये बैंगलोर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था कंपोस्टिंग पे, तो उसको बैंगलोर सिस्टम के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछा था बैंगलोर सिस्टम ऑफ कंपोस्टिंग इज एरोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम, फैकल्टेटिव सिस्टम और नन। आप में से किसी को पता है तो सिर्फ कमेंट में करो, क्योंकि नहीं तो वो कहेंगे तुक्का में ठीक हो जाएगा, फिर कहेंगे मुझे आता था नहीं। आता है ये क्वेश्चन? सच्ची सच्ची बताओ, कसम है आपको उसकी जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। ठीक है, सच्ची सच्ची बताओ। नहीं पता ना? नहीं पता आपको? तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो है एन एरोबिक। सेकंड, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी क्या है? दैट बैंगलोर सिस्टम कंपोस्टिंग का पूछे तो एन एरोबिक सिस्टम है। मैं दो सिस्टम बताता हूँ जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, उनका नाम याद रखना। बैंगलोर तो है एन एरोबिक। कैसे याद रखोगे आप? देखो, देखो, ए आता है, बी से पहले ए बी तो याद हो रहेगा। सो ये तो एरोबिक भी हो गया, तो देखो बैंगलोर में एन भी आता है और एन एरोबिक में भी एन आता है। बस इतनी बात हो याद रहेगी ना तो हो जाएगा। कर लोगे ना? मुझे ट्रिक बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा ट्रिक बता नहीं पाता हूँ ना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो कर ही सकते हैं ना, एन एरोबिक। ठीक है, चलो। बाद में मैम का आया है, थोड़ा बाद में आया एन एरोबिक का।
देखो अब मैं आपको दो सिस्टम बताता हूँ। एक तो था बेंगलोर मेथड जिसके बारे में हमने बात की थी अभी क्वेश्चन में। एक इंदौर मेथड भी है, इंदौर मेथड। तो इंदौर मेथड है एरोबिक। तो इसको याद क्या करोगे, इंडोर पढ़ लेना इसको कि डोर में क्या आनी चाहिए, एयर आनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस ऑक्सीजन आनी चाहिए, तो ऐसे याद कर लेना। तो इंदौर है एरोबिक मेथड और बेंगलोर मेथड है वो अनएरोबिक है, ये हमने बात कर ली है। और बेंगलोर मेथड डेवलप किया गया था डॉक्टर एलन आचार्य द्वारा। और अगर इंदौर मेथड की बात करें तो ये सर अल्बर्ट हॉवर्ड एंड वाईडी वोड के द्वारा ये डेवलप किया गया। और ईयर कहाँ पे और लोकेशन कहाँ पे, बेंगलोर मेथड 1939 में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है उसमें ये बेसिकली बात की गई या इस तरह का मेथड यूज किया गया। और ये जो इंदौर मेथड है 31 में इंदौर में ही किया गया भारत में। प्रोसेस क्या है, लेयरिंग वेस्ट इन पिट्स ट्रेंचेस देन कवरिंग और सीलिंग करते हैं जिससे ऑक्सीजन ना जाए। और पिलिंग वेस्ट अबो ग्राउंड और इन पिट्स एंड टर्निंग इट रेगुलरली, यहाँ पे ऑक्सीजन जारी है। टर्निंग रिक्वायर्ड नो कंटिन्यूस टर्निंग, यहाँ रेगुलर टर्निंग एसेंशियल होती है, टर्न करना होता है उसको। डीकम्पोजिशन स्पीड अगर बात करें बेंगलोर मेथड में स्लो थी लगभग 4 से 6 महीने। और इसमें फास्ट थी कंपैरेटिवली बेंगलोर 2 से 3 मंथ्स। और ऑर्डर कैन प्रोड्यूस फुल ऑर्डर बेसिकली क्योंकि एनारोबिक है। और लेस है क्योंकि मैनेज इसको अगर करेक्टली किया जाए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी जा रही है। तो ये दो मेथड है, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है, बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड। तो आपको ध्यान रहेगा ये, बताओ ध्यान रहेगा क्या है? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो मुझे बताओ कौन कौन सही बताएगा, मतलब किसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं सही बताऊंगा, वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ, एक बार बताना कि मैं हूँ कॉन्फिडेंस। मेरा इनाम कॉन्फिडेंस है दूसरा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सारे लोग बता दो प्लीज। नहीं आप बताओ ना जल्दी, क्या फालतू में बात कर रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी पूछो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। आप बताओ तो सही। नहीं। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, सब में एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है भाई। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स या सोर्सेज इज आर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। नॉन पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ये ऑप्शंस हैं। इसमें से फाइनल ऑप्शंस इसमें से आपको चूज करने हैं, ध्यान रखना। इसमें ऑप्शंस में ही थोड़ा सा रीजनिंग लगाई गई है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो लेकिन थोड़ा दिमाग अच्छे से शांत रख के करना। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया है। हाँ ऑप्शन फोर बिल्कुल राइट है भाई। देखो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर है और ऑप्शन फोर में है डी ओनली। ऑप्शन फोर है राइट ऑप्शन है और ऑप्शन फोर में हमारे पास डी ओनली दिया हुआ है। और डी ओनली का मतलब ये वाला ही है ना। अब देखो हम दो कई सारे सोर्स की बात करते हैं, आपको याद है तो हम पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। हम नॉन पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, है ना। हम और बात करते हैं जैसे मोबाइल सोर्स की बात करते हैं, स्टेशनरी सोर्स की बात करते हैं, और नेचुरल सोर्स की बात करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की बात करते हैं, और एरिया सोर्स की बात करते हैं जिससे चीज़ें पोल्यूट होती है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस पढ़ें हम पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट में, पॉइंट सोर्स वो होता है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें या फिर बता सकें कि वहां से कोई चीज आ रही है। यानी कि ऐसा सोर्स जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। मतलब आप पहचान सको कि भी यहाँ से कोई चीज आ रही है, पॉइंट आउट कर सको। जैसे मान लो कोई स्टैक से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ से धुआं निकल रहा है बेसिकली। आपने पॉइंट आउट कर दिया, कोई डिच है कोई नाली है वहां से गंदा पानी आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से है। तो ऐसा सोर्स जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विल बी पॉइंट सोर्स। और नॉन पॉइंट सोर्स वो होगा जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि इसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस सोर्स को पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ से पोल्यूशन या कहाँ से पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। तो अब इसमें हमें देखना है नॉन पॉइंट, जहाँ से कहाँ से पोल्यूटेंट आ रहे हैं हमें नहीं पता। तो देखो अगर कोई वेस्ट वाटर का पॉन्ड है, नाम ही दे रखा है वेस्ट वाटर का पॉन्ड है, तो क्या वेस्ट वाटर का पॉन्ड आपको दिखेगा नहीं कि वेस्ट वाटर का पॉन्ड से ही आ रही है चीजें।
तो ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं रिफ्यूज पाइल्स है, यानी कि कूड़ा करकट का ढेर है, तो कूड़ा करकट का ढेर तो दिखता है। नहीं सर, जब कूड़ा करकट का ढेर आता है तो मैं आंखें भी और नाक भी बंद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और उसमें जाके गिर जाती हूँ, तो ये आपका दोष है। ये उस वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, तो ये भी तो नहीं है। लैंडफिल होता है, आपको पता है लैंडफिल तो साइट्स होती हैं, ये तो पता ही होता है कहाँ है, तो ये भी नहीं होता। और अगर ये देखें ई वाला बरीड स्टोरेज टैंक, इसमें क्या होता है, जो टैंक होता है ना, जैसे कचरे डालने के लिए थोड़ा जमीन में नीचे दबा देते हैं, तो पता होता है ये कहाँ दबा हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमें दिखता है, तो ये भी नहीं आएगा। अब बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड, अब आपको पता है रन ऑफ होके तो कहीं से भी चीजें आ सकती है। मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स हमने छिड़क रखे हैं और बारिश आ गई, तो पता नहीं वो कहाँ जाएगा, रन ऑफ हो गए तो कहीं से कोई चीजें आ सकती है ना, तो उसको तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ओए तेरे खेत से पेस्टिसाइड आया रुक जा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो एग्रीकल्चर लैंड है वो, उसको हम पहचान नहीं सकते क्योंकि रन ऑफ होके चीजें आते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन नहीं, हमें तो नहीं करना। सर कोई हाई फाई चीज पूछो, वी आर नॉट मेड फॉर द सिंपल क्वेश्चंस। ओके, तो मैं हाई फाई की तरफ आता हूँ। चलो चले फिर उस क्वेश्चन की तरफ, बताइए। ऑल द बेस्ट। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो, ये लो फिर हाई फाई क्वेश्चन। Slugging is very common in attached growth system such as trickling filter and rotating biological contactor because blank दिया हुआ है which one or more of the following correctly fill the above blank। क्या भरोगे इसमें, एक या एक से ज्यादा ब्लैंक में क्या चीजें भरोगे अबाउट द स्लगिंग। अभी पढ़ा था स्लगिंग को हमने, है ना। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट, सारे के सारे आंसर कर दो प्लीज। ये बहुत गलत बात है कि सारे बच्चे आंसर नहीं करते, क्या सोचते हैं वो, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा बताओ। सर आप बहुत बेइज्जती करते हैं, तो मेरी बेइज्जती और इज्जत से आपको फर्क क्या पड़ता है? नहीं पढ़ना चाहिए ना। इसका राइट ऑप्शन ए और बी अभी पढ़ाया था, अभी जस्ट हमने बात की थी, है ना, कि स्लगिंग क्या होता है, जो बायोफिल्म होती है वो क्योंकि मोटी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, तो ये डी अटैच होकर नीचे गिर जाता है, ये तो हम बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले। तो पहला है बायोफिल्म लेयर क्लोजर टू द सपोर्ट मीडिया लैक्स सबसेट एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल, है ना, उसी वजह से स्लगिंग होती है ना। और थिक बायोफिल्म लेयर गेट डी अटैच ड्यू टू वेट एंड शेयर, बिल्कुल ठीक बात है। अब यही ऑप्शन यहीं से मिल गया हमें, जबकि सी ऑप्शन क्यों नहीं है? अब ये कह रहा है ओनली फिलामेंटल फंजाई टू ग्रो, नहीं ओनली फिलामेंटल फंजाई की कब बात की, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो हम, है ना, गलत बात है। और ये कह रहे हैं इनर्ट सपोर्ट मीडिया एक्सपेल द बायोफिल्म चार्ज रिवर्सल, यहाँ कहाँ चार्ज रिवर्सल होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सबसेट कम हो जाता है, वेट की वजह से डी अटैच होता है, ना कि कोई चार्ज पार्टिकल थोड़ी है ये, तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन ए और बी आ गया कि नहीं आ गया? तो आप मुझे ये बताओ, आपने गलत क्यों किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या क्यों नहीं किया, क्या चल रहा था दिमाग में, कुछ तो बताओ जिसने नहीं किया या फिर जिसका गलत है। आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपके दिमाग में कौन बैठा है। क्वेश्चन समझ लिया था ना कि ए और बी क्यों होगा, क्योंकि स्लगिंग क्या होता है, बायोफिल्म का डी अटैच होना होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है। हाँ वो तो आ गई थी सर, जो आप हमें सुना रहे थे वो आपके अच्छे के लिए थी नहीं, मैं आप लोगों को डांट रहा था, तो अच्छा हुआ। हाँ, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a disadvantage of daily truck routing method of solid waste collection? जो ट्रक ले जाता है ना रूटीन में कूड़ा उठाता है, तो which of the following is a disadvantage of daily truck routing method of solid waste collection?
तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो पता है, डिसएडवांटेज पूछा है क्या है इन चारों में से? सोच समझ के आंसर करना। बहुत वैसे लिख दिया वन लाइन में, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं इसमें। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने राइट आंसर किया, वेरी नाइस। बेसिकली क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है? डेली ट्रक रूटिंग करते हैं ना, वेस्ट कलेक्शन करते हैं ना ट्रकों में, तो रूट साइज कैन बी एडजस्टेड फॉर लोड। ये तो बिल्कुल कोई डिसएडवांटेज नहीं है, रूट का साइज एडजस्ट किया जा सकता है कि कहाँ से कितना लोड आ रहा है उस हिसाब से। इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू क्रू फॉर गेटिंग इट डन अर्ली। ये तो एक कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन देखिए वेरिएबिलिटी इन लोड ऑन डे टू डे बेसिस। बेसिकली आप देखो, अब कई बार जैसे सफाई का टाइम आता है ना? जैसे कोई त्योहार आ गया या किसी तरह के फंक्शन या कोई कुछ हो गया कि शादी का आ गया, तो उस घर से या उस एरिया से, स्पेसिफिक रीजन से कुछ वेस्ट ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। तो ये जो वेरी होती है ना चीज़ें लोडिंग में, डे बाय डे बेसिस पे, ये बड़ा परेशान करती है इसमें डेली ट्रक रूटिंग में। आपने देखा होगा वहाँ से घूमता है, तो वहाँ से कचरा नीचे गिरता हुआ जाता है। आपने देखा होगा ना, कई बार आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली भी देखा है कि कचरा गली में से जा रहा है तो नीचे गिरता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ क्या है, वो जो वेरिएबिलिटी है, उन्होंने आइडिया लगाया था कि इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा निकल रहा है, कोई कितना ही डाल रहा है, तो उस चीज़ से दिक्कत है, ये एक डिसएडवांटेज है ना? और होम ओनर तो ये तो एक स्कीम है, नो जानते हैं कि पिकअप करेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बताओ भई, बोलते रहो ऐसे नहीं। सब लोग जगे हुए हैं? ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसमें मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, इस तरह से बात करनी है आपको। मॉइस्चर कंटेंट बताना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बोल दे रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। कम बच्चों ने राइट आंसर दिए है भाई। और ये क्वेश्चन तो आप है ना, बिल्कुल ये नेट में भी रिसेंटली पूछा ही गया था। और ये ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी है ना? बी, ए, डी, सी, ई। आप जहाँ पे ट्रेस देख लो ना, ट्रेस बिल्कुल एक तरह से ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता। तो मॉइस्चर कंटेंट में सबसे कम हो गया ट्रेस में, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अब इनमें सबसे ज़्यादा एनिमल सॉलिड और ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। ये सबसे लार्जेस्ट या सबसे मोस्ट होगा इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें होगा मॉइस्चर। तो बी सबसे कम में आ जाएगा, ई सबसे ज़्यादा, तो इस तरह से भी ये ऑप्शन हो गया। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखना। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली टर्म्स की बात करें, एक है रबिश, एक ट्रेश, एक गार्बेज, एक रिफ्यूज़, तो इसको भी अलग-अलग तरीके से हमें पढ़ लेना चाहिए। अगर ट्रेश की बात करते हैं, तो देखिए ट्रेश क्या है? ड्राइस्ट वेस्ट है, बिल्कुल ड्राई है, मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल इसमें सबसे कम होता है। टिपिकली कंसिस्ट ये किससे बना होता है? नॉन ऑर्गेनिक ड्राई मटेरियल लाइक पेपर एंड कार्डबोर्ड, इससे बना होता है, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेस। ध्यान रखना। और उसके बाद आता है रबिश, है ना? है ना? रबिश इज ए मिक्स ऑफ मोस्टली बाय ड्राई मटेरियल। ये मिक्सचर है, इसमें ज्यादातर ड्राई वेस्ट होता है या ड्राई मटेरियल होता है, बट इट कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गार्बेज
गिविंग इट्स हायर मॉइस्चर कंटेंट देन प्योर ट्रेस। प्योर ट्रेस तो बिल्कुल ड्राई हो गया, लेकिन जो रबिस है उसमें ये ड्राई मिक्स, जो मोस्टली ड्राई है, लेकिन कुछ पार्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ गार्बेज भी है जिससे इसका मॉइस्चर बढ़ता है। उसके बाद आता है रिफ्यूज, ऑल्सो नोन एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं ये याद रखना, रिफ्यूज को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये कॉम्बिनेशन है किसका, रबिस का, गार्बेज का। ये जो रबिस और गार्बेज है ना, ध्यान रखना, इस रबिस का और गार्बेज का जो नीचे आएगा, इसका एक कॉम्बिनेशन है रिजल्टिंग इन ए मॉडरेट मॉइस्चर लेवल। गार्बेज की बात करें, प्राइमरली कंपोज ऑफ प्रिटिसेबल यानी कि रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट विच गिव्स ए हाई मॉइस्चर कंटेंट। और सबसे ज्यादा एनिमल सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट में हो गया, है ना। तो ये बड़ा अच्छा है और ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये कहीं पेज में लिख के रखो, क्योंकि ये चीजें भूलना स्वाभाविक है। आप थोड़े दिन में बात करोगे या कुछ दिन में सोचोगे तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन इन चीजों को बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। ध्यान रखोगे क्या? बताओ भी, ध्यान रखोगे? सारे के सारे बोलो। हम्म। कुछ लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ लोग बड़े लोग बैठे होते हैं, वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो बड़े हैं। क्या करें, पढ़ते टाइम थोड़ा छोटा बन जाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसका रीजन है the underlying dimensions of SDGs categories are closely related to education and health aspects। थोड़ा ये सोचने वाली बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको मिला के क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस वो भी देख लेना आराम से, क्या ऑप्शन होना चाहिए, जल्दी में मत करना क्वेश्चन। सभी बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अभी कुछ बच्चे ही आंसर दे रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन ज्यादातर ये जो ऑप्शन जा रहा है ना, बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये कई ज्यादातर फर्स्ट में आता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ इसने सेकंड ऑप्शन में रख दिया है, तो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपको एक बात तो पता है कि जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रैंकिंग अच्छी होगी, तो वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पे रैंकिंग अच्छी होगी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो रहा है, सीधी सी बात है, सेशन ठीक है। क्योंकि जो डायमेंशंस है एसडीजी टारगेट भी, वो क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन से। और आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन भी 100 लेते हैं हम इंडिकेटर, तो इसलिए रीजन भी इसका बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी बहुत बिल्कुल ठीक है। तो बोथ आर ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, या थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ वही है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई मेजर की एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। दीज आर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द एसडीजीज रैंकिंग reflect progress in sustainable development, particularly goals related to health, education, and equality, which are closely linked to HDI indicator. States will better healthcare, education, and income level tend to perform better on SDGs। वही बात है। और आपको पता है SDGs इंक्लूडिंग गोल क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की भी बात की है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, इसीलिए वो क्वेश्चन ठीक हुआ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। आप लोग सोना मत प्लीज, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से शांति से आंसर समझ के आंसर देना है, ऐसा नहीं कि रट लिया चीज ठीक है ना, ऐसे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
a possible option for perpetual storage of hazardous waste. Which of the following is not a possible option for perpetual storage of hazardous waste? सोच समझ के आंसर देना है। मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। सारे लोग आंसर करें। इसका क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। क्या है? सी। बेसिकली जो ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एसिमिलेशन है, ये कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी हैजार्डियस वेस्ट के स्टोरेज के लिए। सरफेस इम्पाउंडमेंट्स हमने बात की थी, ये एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए कर सकते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं, ठीक है ना, अगर सैनिटरी लैंड फिल कर देते हैं। वेस्ट पाइल्स भी एक तरह से यूं कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एसिमिलेशन जो है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल ऑप्शन। क्योंकि हम आगे थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ, ये नोट है, इस नोट को संभाल के रखना। क्या कह रहा है? ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एसिमिलेशन is not a viable option for perpetual storage of hazardous waste because it poses significant risk to marine life, human health, and the global climate. Releasing hazardous waste into the ocean or atmosphere would cause widespread contamination and have severe long term environmental consequences. International regulations strictly prohibit this practice. तो इसके लिए बिल्कुल ही प्रोहिबिट है ये, इसमें कोई दोराय नहीं है, ये किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी का है, ये स्टोरेज हम बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, कुछ ध्यान रख के चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा बैकग्राउंड ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम कि ऐसा ऐसा है, ऐसा इसलिए है। वेरी गुड। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी है। सी, थर्ड, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरा तो फॉल्स ही दिख रहा है। पहला तो ठीक है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ठीक बात है। लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अलाउ फॉर अ कंप्लीट डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। रिजर्व करना है, डी रिजर्वेशन की थोड़ी बात करता है। काटो इसको। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इस तरह का ऑप्शन है वो थर्ड आएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक थे, इतना नेगेटिव आंसर कैसे सही कर सकते हो? आगे क्वेश्चन ये पढ़िए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, फटाफट करवा दूंगा आज मैं। थोड़ी सी क्लास आपकी होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। देखिए, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज मोर एडवांस टूल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये इसका असर्शन है, रीजन है। SEA इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। क्या है? बिल्कुल सही बात है। राइट ऑप्शन क्या है इसका? फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमने बात पहले भी की है कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट है वो मोर एडवांस टूल है, क्योंकि ये क्या है, ये एप्लीकेबल है क्या, किस लेवल पे? पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्राम के लिए, तो इसीलिए मोर एडवांस है ये। तो रीजन भी ठीक है, assertion भी, और इसका कारण भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा SEA के बारे में फिर आपको बता देता हूँ। दिस इज स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज ए systematic process for evaluating the environmental implication of a proposed policy plan or program and provide means for looking at cumulative effect and appropriately addressing them at the earliest stage of decision making alongside economic and social consideration. It is a process of an environmental management tool for evaluating the effects of a proposed policy, plan, and program on natural resource, social, cultural, and economic condition and the institutional environment in which decisions are made. तो ये नोट एक और लिया है कि EIA is not carried out until an environmentally relevant project enter the approval process
and SCEA is a carried out at the planning stage because important decisions relating to the environment often have to be taken in the context of preparatory plan and programs. तो ये याद रखना है ना. तो EIA is not carried out until an environmentally relevant project enter the approval process. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. आपने देखा है हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है. तो ये क्वेश्चन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज emphasized इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे जो आंसर देना था, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन 48A. जिन बच्चे गलत कर रहे हैं वो ध्यान रखना. ये यही था, मैं कह रहा था ना, मैं आपको बताऊंगा 48A कहाँ करना है. जब प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज इम्फेसाइज इन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 48A. इट्स इम्पोर्टेंट, है ना. ड्यूटी जब आ रही थी तब हम क्या कर रहे थे, जब ड्यूटी की बात आती है तो 51A की बात कर रहे थे. कुछ याद आया आपको? चलो, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है आपका. सच्ची सच्ची बताना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, हो रहा है, अच्छा लग रहा है? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें कर लेनी चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस एक अच्छा लेवल पे आ जाए, जिससे काम करने का भी मन करे कि हमें भी कुछ आता है कि नहीं. हम्म. बहुत जरूरी होता है ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन EIA द मल्टी एट्रीब्यूट utility theory is used to describe the in EIA the multi attribute utility theory is used to describe. किस लिए यूज होती है, आपको ये पूछा है. सोचिए. मल्टी एट्रीब्यूट यूटिलिटी थ्योरी. बिल्कुल. बच्चे आंसर बहुत कम कर रहे हैं लेकिन ठीक आंसर कर रहे हैं. क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा? फर्स्ट होगा. क्योंकि EIA द मल्टी एट्रीब्यूट थ्योरी इज यूज टू डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स टू बी इवेल्युएटेड एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स. तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा. ए इज द राइट ऑप्शन. बिल्कुल एकदम सही बात है. ठीक है ना. तो MAUT, इसको ऐसे याद रखना है. MAUT मौत है ये तो. MAUT मल्टी एट्रीब्यूट यूटिलिटी थ्योरी, है ना, इज ए मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड यूज इन EIA to systematically evaluate and rank different project alternatives by considering their performance across various environmental and socio-economic parameters or attributes. It involves quantifying the preference of the decision makers and stakeholder using utility functions and assigning weightage to different criteria to facilitate the comparison and selection of the most environmentally compatible option. MAUT यानी मल्टी एट्रीब्यूट यूटिलिटी थ्योरी हेल्प प्रोवाइड ए transparent and quantitative approach to the complex trade-offs inherent in the EIA process, ensuring all relevant factors are considered in final decision. Very very important बात है ये, इसके बारे में ध्यान रखना है. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शांति से समझना है ये सारी चीजें. ठीक है. आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यही बेसिकली जो और ऑप्शन थे, है ना, और ऑप्शन बात कर रहे थे जिसमें गलत ऑप्शन थे इसी क्वेश्चन में. एक तो बी ऑप्शन था एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑफ स्टडी एरिया. दिस इज बेसलाइन स्टडी. आपको पता है ये बेसलाइन स्टडी है ना. वो एक फेज हो सकती है, पार्ट ऑफ बेसलाइन स्टडी है, वो फेज ऑफ EIA, है ना. तो ये जो MAUT की है उसमें नहीं, बट MOUT इज यूज फॉर द इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना. ये याद रखना. MAUT किस लिए यूज होती है? फॉर द इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव, नॉट जस्ट बेसलाइन.
तो इसी तरह से ये सोशियल इकोनॉमिक स्टेटस था ओनली, ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसमें तो कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है एमएयूटी में, और कंपैरिजन होता है अल्टरनेटिव्स का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for scientific research or investigation, the chief wildlife warden may grant the permission to public to enter a sanctuary under the section। कौन से सेक्शन के अंडर ग्रांट दे सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, है ना, परमिशन को टू पब्लिक एंटर द सेंचुरी, सेंचुरी में एंटर करने का, कौन से सेक्शन के तहत, बताइए। पता है कौन से सेक्शन के तहत, कुछ याद है, बताइए। पता है कि नहीं, यस और नो, सच्ची सच्ची बताओ। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, 28 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद रखना, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, उसका सेक्शन 28 है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, है ना, कोई भी जो बेसिकली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, वो ग्रांट दे सकता है, परमिट कर सकता है पब्लिक को सेंचुरी में एंटर करने का फॉर साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, कि आप साइंटिफिक रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। कौन देगा परमिशन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, है ना, और कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 28 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, बताइए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत क्या क्लासिफिकेशन किया गया था, फॉरेस्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया था, फॉरेस्ट कौन कौन से तरह के थे। बिल्कुल सही बात है स्नेहा मैम, क्या है इसमें राइट ऑप्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। और कौन से किसके तहत, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत, ध्यान रखना। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1927 में, है ना, फॉरेस्ट एक्ट हम 80 की बात करते हैं ना, और यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, याद रखना ये 1927 में, बहुत पहले। ये देखिए, विच इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया मेक इट कंपल्सरी और ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड और नॉन फॉरेस्ट पर्पज। यहाँ पे देखो, आपको सारी चीज दिखेगी, आराम से समझिए क्या, कौन सा एक्ट है, क्या आएगा, किस में आएगा, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे, पहले भी हमने पढ़ा था जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात कर रहे थे, तो राइट ऑप्शन सी आएगा, दैट वी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। तो आपका सही में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना आज, थोड़ा ऐसा करके कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अच्छा लगा आप लोगों को। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट मत कर देना, इसमें आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है, यही डिफरेंस में वहां ध्यान रखना। वहां पे मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये बोला भी था, देखो 80 में दिखाऊं आपको, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे अपन ना, तो आपको मैंने बताया था, जब आपने सीक्वेंस में लगाया था, तब यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ देखो 80 में, देखो इट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, देखो ये है ना, ये लाइन फॉरेस्ट एक्ट में, इट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन टू ऑन द नॉन फॉरेस्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, है ना, इंश्योरिंग नो डिफोरेस्टेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो लिखा हुआ है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। तो इसी तरह से देखो, मैं आपको कह रहा था ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। अगर आपको थ्योरेटिकल चीजें ठीक है तो बढ़िया है, तो अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, बस मेरे को इतनी सी बातें आपसे करनी थी, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और ये आप यूं मानिए, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, कोई ना कोई एग्जाम में, स्टेटमेंट्स को इन्हीं को मर्ज करके पूछते हैं। तो आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, मजा आया है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।